अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर करें, सबके साथ शेयर करें ताकि बेसिकली हमारा मकसद है अवेयरनेस देना रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी अवेयरनेस हो और लोगों को जो है इन्वेस्टमेंट के हवाले से जो है अवेयरनेस हो और लोग फिर इन्वेस्टमेंट की तरफ जो है आए। और जो है इसके साथ ही साथ नाजरीन, यहाँ पर जो है मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो है हमारे साथ जो हम ये जितने भी ये सेशंस और ये प्रोग्राम्स करते हैं तो इनमें हमारा जो फोकस होता है वो यही होता है, एजुकेशन होता है, यानी कि आपको एजुकेट करना, आपको सिखाना, आपको बताना। तो यहाँ पर जिस तरह से हमारे साथ मुख्तलिफ सेशन में मुख्तलिफ लोग होते हैं, जितने भी जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, इन सबको बुलाने का मकसद भी यही होता है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मल्टी बैगर्स स्टॉक। जी हाँ, इसके ऊपर हम आज बात करेंगे। हमने बहुत दफ़ा सुना था कि ये मल्टी बैगर्स स्टॉक क्या होते हैं, एक्चुअल में क्या होते हैं। आज की जो एपिसोड है, जो आज के प्रोग्राम है, आज का जो सेशन है, उसमें हम यही बात करेंगे। और इन सारी बातों को करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ नशत मलिक साहब की। तो चलिए जी, उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं इसके बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी जी, मैं ठीक। हमारी ऑडियंस भी होपफुली अच्छी होगी, और सबका थैंक यू कि सबने ज्वाइन किया। जी, बहुत शुक्रिया सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि हम जानेंगे मल्टी बैगर्स स्टॉक के बारे में। जहाँ तक जो है मुझे पता चला है, जहाँ तक मेरी वो कहते हैं ना कि एक नॉलेज में चीज़ आई है कि अक्सर हम जैसे चाहते हैं कि जो है भई हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन्वेस्टमेंट का मकसद ये होता है कि जी हम इन्वेस्ट करें और हमारे पैसे डबल हो जाएँ, ट्रिपल हो जाएँ या शायद उससे ज़्यादा हो जाएँ। तो ऐसे स्टॉक्स, ऐसे शेयर्स जिनमें इन्वेस्ट करके हमारी, आपकी, हम सबकी, हमारी जितने भी ऑडियंस हैं, उन सबकी जो है ज़िंदगी बदल जाए। जी हाँ। इस तरह के जो स्टॉक्स हैं, वो कौन से स्टॉक्स होते हैं? और जहाँ तक मैंने सुना है, इनको मल्टी बैगर्स स्टॉक कहा जाता है। तो ये कौन से स्टॉक्स होते हैं और ये कैसे पता चलते हैं? इसकी क्या डिटेल्स होती है? सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि क्या होता है? थोड़ा-सा इसके हवाले से मैं जानना चाहूँगी। जी, ये ऐसे ही स्टॉक्स होते हैं जो कि स्टॉक मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, और ऐसे टाइम में जब मे बी स्टॉक मार्केट जो है कोई नॉर्मल परफॉर्मेंस दिखा रही हो, तो उस टाइम पे भी वो ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि बहुत बेहतर परफॉर्मेंस दिखाते हैं। और उसके अलावा ये कि उसकी जो प्राइस होती है, जो या जो उसकी वैल्यू होती है, वो डबल ट्रिपल या उससे भी ज्यादा हो जाती है। तो ये ही बेसिकली ये स्टॉक्स होते हैं। सही। सर, इन स्टॉक्स के बारे में जैसे कि ये भी मैंने सुना है कि अगर आप एक सर्टेन अमाउंट लगाते हैं, इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लेट सपोज अगर 5 लाख रुपए लगाए हैं, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जो है 50 लाख भी हो सकते हैं और 1 करोड़ तक भी जा सकते हैं। यानी कि उनमें 10 गुना, 50 गुना जो है बढ़ने की सलाहियत होती है, वो स्टॉक्स होते हैं। तो सर, सबसे पहली बात तो ये कि हम हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्टॉक्स होते कौन से हैं और इनको फाइंड आउट करने के तरीके कार क्या होते हैं? क्या कैलकुलेशंस होती हैं? क्या स्ट्रेटजीज होती हैं? थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। जी, असल में इनको फाइंड आउट करने के मेनली तो दो तीन ही मेन तरीके होते हैं। एक तो ये कि कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोई ऐसी एडिशन हो रही हो, या वो कंपनी जो है अपने बिजनेस को चेंज कर रही हो, या उसके अंदर कोई ऐसी एडिशन हो रही हो कि जिसकी वजह से उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो
मैनी टाइम्स इंक्रीज कर जाए, तो ऐसे स्टॉक्स होते हैं। फिर उसके अलावा ऐसे स्टॉक्स ऐसे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ऐसी डेवलपमेंट हो रही हो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से, जो कि उसको बेनिफिट दें, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो कि एक बुरे हालात से गुजर रहे हो और उसके बाद वो अच्छे हालात आए उसके बिजनेस के ऊपर। और तो वो ये सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि, और इनको आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है कि इन्वेस्टर्स जो है वो थोड़ी सी अपनी स्टडी करें, चीज़ों को देखें। यानी कि ये ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि नॉर्मली आपको टिप्स के ऊपर, दू किसी और की टिप्स के ऊपर ये स्टॉक्स आपको नहीं मिलते, क्योंकि इन स्टॉक्स को इन स्टॉक्स में प्रॉपर फायदा वही उठाते हैं जो कि इन स्टॉक्स के अंदर लीडर होते हैं। यानी कि ये इन स्टॉक्स को जो आइडेंटिफाई करते हैं, यानी कि वो सबसे पहले मार्केट के अंदर इन स्टॉक्स को जो लोग आइडेंटिफाई करते हैं वो असल बेनिफिट उठाते हैं। टिप्स पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग और गाइडेंस पे इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग नॉर्मली ऐसे स्टॉक्स में प्रॉपर फायदा नहीं उठा पाते, क्योंकि जाहिर सी बात है कि एक चीज है जिसकी जिसकी अगर नॉलेज कॉमन हो जाए कि 100 लोगों को पता हो एक स्टॉक के बारे में कि ये अच्छा है, तो वो फिर जाहिर सी बात है उतना यूनिक नहीं रहता जितना ये कि अगर आप अपनी स्टडी करके किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें और आप देखें कि कौन से स्टॉक में ऐसे कुछ कैसे स्टॉक ऐसा है या कंपनी है जिसके हालात बदल रहे हैं, हालात चेंज हो रहे हैं। फिर ये है कि कोई ऐसी कंपनी जिसके अंदर कोई ऐसी एडिशन हो रही है। इसकी एग्जांपल इसी तरीके से है कि जैसे इस साजगार एक ऐसा स्टॉक है, रिसेंटली साजगार इंजीनियरिंग, जो कि एक टाइम पे 100 रुपए का होता था और या उससे भी नीचे होता था। और अब वो स्टॉक जो है 1300 भी क्रॉस कर गया है। तो इसके पीछे रीजन यही था कि वो पहले सिर्फ रिक्शास बनाता था, और जब उसने फिर गाड़ियां बनाना शुरू की तो उस स्टॉक के प्रॉफिट्स में इंक्रीज आ गया और साथ ही साथ उसकी स्टॉक प्राइस में भी इंक्रीज आ गया। तो ये सारा जो है बेसिकली तरीका होता है इनको आइडेंटिफाई करने का। सही। तो फिर ये तो आपने बताया, लेकिन कोई कोई खास, जैसे कोई हर कोई जैसे स्टडी की तरफ नहीं जाता, बहुत ज्यादा रिसर्च की तरफ नहीं जाता, तो कुछ ऐसे स्टॉक वो भी हम जानेंगे कि क्या इसके शॉर्ट, वो कहते हैं ना कि एक शॉर्टकट होगा, जो तरीके होंगे कि हम ये कुछ ऐसे पॉइंट्स आप बताएं जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकें, हमें ढूंढने में आसानी हो कि हाँ जी, ये मल्टी बैगर्स स्टॉक्स कौन से होते हैं। क्या वो थोड़ी सी वो टिप्स होंगी या टाइप्स होंगी, थोड़ा सा वो बताइए। टिप्स यही होंगी कि सबसे पहले तो आप एक ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जिनके हालात बहुत बुरे हैं। आप ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें जिनके हालात बुरे हैं, जिनकी प्राइसेस जो हैं वो अभी तक बहुत नीचे हैं और उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। और उनको आप पिक करें और फिर आप उनको देखें कि कौन से ऐसे स्टॉक के उनका क्या बिजनेस है, उनका बिजनेस क्या है, और उस बिजनेस के अंदर कोई अगर इम्प्रूवमेंट नजर आ रही हो तो उस इम्प्रूवमेंट को आप क्वांटिफाई करें। यानी कि जैसे वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम्स लेके आप मल्टीप्लाई करें उसको यूनिट्स सेल प्राइस वगैरह के साथ, और फिर आप उसके ऊपर कुछ मार्जिन्स वगैरह लगा के देखें कि जो इम्प्रूवमेंट वाले मार्जिन्स हैं, तो वहां से आप फिर अर्निंग वगैरह पर इम्पैक्ट निकाल लें कि अर्निंग जो है वो कितने टाइम्स इंक्रीज हो रही है। अर्निंग 2 टाइम्स इंक्रीज हो रही है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। तो उसी उसी रेशियो में आपको आइडेंटिफाई होगा या पता चलेगा कि स्टॉक की प्राइस भी इंक्रीज हो सकती है।
और उसके अलावा ये कि कोई ऐसी कोई नई एडिशन हो रही हो किसी अ, उसमें, तो आप शॉर्टकट के थ्रू देख सकते हैं कि वो जो नई एडिशन है उसका प्रॉफिट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, क्विक वर्किंग करके। और उसको अगर आप पर शेयर निकाल लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर किसी स्टॉक की किसी डेवलपमेंट की वजह से अर्निंग 1 से 2 रुपए हो रही है, तो उसकी प्राइस भी जो है 5 से 10 रुपए हो जाएगी शायद। तो ये तरीके होते हैं शॉर्टकट। सही। जैसे बहुत दफा ऐसा देखा भी गया है कि लोग इस तरह के स्टॉक्स में, मल्टी बैगर्स स्टॉक्स में इन्वेस्टेड होते हैं, लेकिन उनको जो है वो जो मल्टी बैगर्स रिटर्न्स होते हैं वो उस तरह से जो है वो अचीव नहीं कर पाते हैं। तो वो क्या वजह है? क्या लूप होल्स होते हैं जिनकी वजह से वो नहीं अचीव कर पाते? जी, अ, सबसे बड़ा रीजन तो इसका शायद यही होता है कि लोग जो है वो थोड़े जज्बाती होते हैं, और लोग थोड़ा सा क्विक, जल्दी जल्दी क्विक रिटर्न चाहते हैं कि हम बस पैसे लगाएं और हम्म। अगले नेक्स्ट डे वो डबल हो जाएं। तो वो उस टाइप की मेंटेलिटी ऐसी होती है जो कि एक ऐसे स्टॉक के साथ खड़े रहने की जो है खड़े रहने की हिम्मत शायद खत्म कर देती है लोगों के अंदर। और वो कहते हैं कि यार 1 महीना गुजर गया है, 2 महीने गुजर गए हैं, स्टॉक चला ही नहीं है, तो बस अब बस निकल जाते हैं स्टॉक से। वो फिर पता चलता है कि चौथे महीने में उस वो डबल हो गया। तो अगर आपको कोई चीज समझ आ रही है और आपने प्रॉपर उस पे एक टाइम लगा के देख के चीजें करके आपने पोजीशन ली है, तो फिर आपको थोड़ा सा उसके साथ स्टिक करना चाहिए। ये नहीं कि आ, जज्बात में आके और हालात को देखते हुए आप सेल कर दें गलत टाइम के ऊपर, हम्म। और आप जो असल में बेनिफिट मिलना था वो हाथ से निकल जाए। सही, उसके बिल्कुल। अलावा ये कि उसके अलावा एक दूसरा रीजन भी होता है हम्म। कि एट टाइम्स ऐसा स्टॉक होता है जो लोगों के हाथ में होता है। हम्म। ये वाली चीज तो खैर मैंने बहुत ज्यादा देखी है, हम्म। और अपने आसपास लोगों के साथ भी देखी है कि लोगों के साथ ऐसे होता है कि वो कोई स्टॉक अच्छे टाइम पे ले लेते हैं, और फिर वो जब देखते हैं कि यार एक स्टॉक है वो 100 रुपए पे उन्होंने लिया है, और वो स्टॉक जैसे ही 120 रुपए का होता है, 130 रुपए का होता है, वो लोग सोचते हैं कि भाई ये स्टॉक जो है ना, ये 20 रुपए ऊपर हो गया है, 30 रुपए ऊपर हो गया है, मैं जो है ना बस इसको बेच के प्रॉफिट इसमें बनाता हूँ, और फिर उसके बाद जो है ना अब जब ये नीचे जाएगा तो मैं इसको दोबारा ले लूंगा या ले लूंगी। तो वो मतलब वो क्यों सोचते हैं ऐसा, ये तो जाहिर सी बात है, वही बताएंगे। लेकिन फिर होता ये है कि स्टॉक जो है वो बजाय इसके कि 120 रुपए होता, वो 150 रुपए हो जाता है। फिर वो लोग सोचते हैं कि यार अब हम 150 पे ना दोबारा लेते हैं। फिर वो स्टॉक को दोबारा लेते हैं, तो तब जो है या तो वो स्टॉक नीचे चला जाता है या फिर वो थोड़ा सा और ऊपर जाता है। वो फिर कहते हैं कि हाँ अब थोड़ा और ऊपर चला गया, हम दोबारा इसको बेच के ना अब और ऊपर तो नहीं जाएगा। तो ये जो मेंटेलिटी होती है ना, ये बहुत ज्यादा बीच में आती है कि यार ये स्टॉक इतना परफॉर्म कर गया, अब और तो नहीं करेगा परफॉर्म, तो मैं इसको बेच देता हूँ। जी सर। सर, उस बात को जरा सा कंप्लीट करें, कंटिन्यू करें थोड़ा सा। जी जी, बात पता नहीं अब कहाँ चली गई थी। और हाँ, उसका ये है कि सबसे जो मेन हम्म। रीजन होता है वो यानी कि ये वाला काम, और काम क्या, कारनामा बोलेंगे कि ये वाला कारनामा मैंने भी किया है, मल्टीपल टाइम्स किया है बल्कि, हम्म। इन्वेस्टमेंट करते हुए कि आप सोचते हैं कि यार स्टॉक जो है उसने रिटर्न अच्छा दे दिया है, तो अब आप एक एग्जिट कर जाते हैं। लेकिन फिर आपको आइडिया होता है कि जो है कि गलत हो गया। तो स्टॉक इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली स्टॉक इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली लोग जो है ना वो बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि कब स्टॉक को बाय करना है।
इस चीज के ऊपर लोग बहुत ज्यादा टाइम लगाते हैं और इसके बारे में सोचते हैं और लेकिन कब सेल करना है स्टॉक को, इसके ऊपर शायद लोग कम ध्यान देते हैं। तो इस वजह से भी एक जो है ये मल्टी बैगर स्टॉक्स मिस हो जाते हैं लोगों से। सही। तो सर इसमें एक तो सबसे पहले तो पेशेंस रखना चाहिए मेरे ख्याल से। और दूसरा ये कि इसको लॉन्ग टर्म, ये जो मल्टी बैगर्स स्टॉक्स होते हैं, इनको अगर हम अवेल करना चाहें इनके रिटर्न्स को, तो क्या इसको लॉन्ग टर्म के लिए हमें सजेशन होनी चाहिए, या फिर ये मीडियम या शॉर्ट टर्म में भी ये वर्क कर जाता है? मीडियम से शॉर्ट वर्क टर्म में भी वर्क कर जाता हम्म। है। जो है सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है। इसमें जो है सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी होती है मैक्सिमम बेनिफिट उठाने के लिए। हम्म। सही। बिल्कुल। अब यहाँ पर हम अपने जो है जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनका सवाल लेते हैं जी। सबसे पहले सवाल किया था। अ, जी, अब अपना सवाल आप लोग कर लीजिए। आफताब जी सर, अपना सवाल कीजिए। इन्होंने अपना सवाल किया था और मैं जब कनेक्ट हुई थी तो उस वक्त भी इनका सवाल मैंने जी सुना था जी। जी, अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम जी। जी सर, अपना अच्छा, सवाल। मैं सर से पूछना चाहता था कि ये आने वाले वक्त में आप फौजी सीमेंट को मल्टीपैकर होते हुए देखते हैं, और दूसरा मैं ये पूछना चाहता था कि लॉन्ग टर्म से मुराद एक एग्जैक्टली कितना टाइम होना चाहिए, एक साल से लेके कितने साल तक आप कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म होना चाहिए। जी लॉन्ग टर्म वैसे तो 1 साल से ज्यादा ही होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म से ज्यादा के अलावा जो है टाइमिंग का सही होना भी जरूरी है कि आप राइट टाइम के ऊपर किसी स्टॉक को परचेज करें जब उसके अंदर कोई चीज डेवलप हो रही हो या डेवलपमेंट आ रही हो। तो सही टाइम के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना भी बहुत जरूरी होता है। बहुत जल्दी इन्वेस्टमेंट करना और बहुत लेट इन्वेस्टमेंट करना भी जो है बेनिफिशियल नहीं होता। लेकिन ये है कि थोड़ी जल्दी इन्वेस्टमेंट कर देना बहुत लेट इन्वेस्टमेंट करने से तो एटलीस्ट काफी बेहतर है। और सर और फौजी फौजी सीमेंट के बारे सीमेंट, में क्या देखते हैं। फौजी सीमेंट जो है नहीं, वो मल्टी बैगर स्टॉक तो नहीं है, अच्छा रिटर्न देगा, लेकिन वो मल्टी बैगर स्टॉक ऑलरेडी बन चुका है। ऑलरेडी फौजी सीमेंट जो है वो पिछले 1 डेढ़ साल में तकरीबन 17-18 रुपए का होता था, वहां से वो उठ के 50 रुपए तक गया है। तो वो ऑलरेडी मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो बन चुका है और अब उसके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है। हाँ, अच्छा परफॉर्म करेगा, बेनिफिट देगा, लेकिन हाँ मतलब बहुत ज्यादा डबल होने के या ट्रिपल होने के और इस टाइप के चांसेस उसके नहीं है, कम ही है। सही। अच्छा, मोहम्मद उसामा अपना बल्कि नहीं, मोहम्मद एहसन, आप अपना सवाल करें। जल्दी से सवाल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम ये सलाम। पूछना था कि TOMCL और दूसरा PRL ये मल्टीबैगर स्टॉक बन सकते हैं। जी पीआरएल डेफिनेटली बन सकता है, और बल्कि रिफाइनरी सेक्टर में पीआरएल और एनआरएल दोनों ही ऐसे हैं जो बन सकते हैं। और TOMCL बॉस। टीयूएमसीएल जो है एक स्टेडी स्पीड के ऊपर चलता रहेगा। हाँ, तो ये टीयूएमसीएल थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी कि अगर आप उसको 2 साल 3 साल होल्ड करके रखेंगे तो तब एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, लेकिन एकदम से उसका डबल हो जाना या ट्रिपल हो जाना उसके चांसेस कम ही है। और तीसरा वो PSO के बारे में क्या व्यू है आपका। जी पीएसओ के बारे में व्यू तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अगेन पीएसओ भी उन्हीं स्टॉक्स में आता है जो कि ऑलरेडी मल्टी बैगर जो है वो बन चुका है, यानी कि पीएसओ तो एक सौ मजीद बीस और रुपए होल्ड का रखना चाहिए PSO को। जी अगर आपके पास कम रेट के ऊपर है तो होल्ड तो रखना चाहिए फिलहाल। ठीक है, थैंक यू सर। लेकिन हाँ, यहाँ से डबल नहीं होगा, यानी कि पीएसओ जो है वो 600 का मे भी नहीं हो जाएगा।
450 500 का हो जाएगा। अच्छा, और TOMCL और PRL का क्या टारगेट आप सजेस्ट करते हैं सर? लेकिन जी स्टिक टू द टॉपिक, और टाइम बिल्कुल कम है, दूसरा सवाल भी है। चलें सर, जल्दी से बता दें इनको। जी पीआरएल का तो यही है कि उसमें अगर पॉजिटिव डेवलपमेंट हो जाती है तो पीआरएल तो 60 70 का भी हो सकता है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद उसामा, जल्दी से अपना सवाल कर लें। वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा ये सवाल ये था कि ईफर्ट वैसे तो ऐसा लगता है कि मल्टीपैकर बन गया है, लेकिन मुझे सिर्फ इसमें ये कंसर्न था कि कुछ टाइम से इसकी जो पोजीशन और परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मुझे मतलब डाउट में लग रही है, और कैश फ्लो की पोजीशंस हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि वो पे आउट स्ट्रेटजी अपनी एंगल की तरह चेंज कर दे और फिर दोबारा से एक मल्टीपैकर बन के रिवर्स गियर लग जाए। क्योंकि फर्दर भी इसमें एक एनालिस्ट का था कि मल्टीपैकर फर्दर ये जा सकता है आगे, लेकिन अगर वो प्योर स्ट्रेटेजी चेंज कर देता है अपनी, तो ऐसा ना हो कि वो मजीद फिर दोबारा से कोई रिवर्स गियर ले ले। तो इस बारे में बता दें थोड़ा। जी अगर जो है वो मुल्क के अंदर फर्टिलाइजर की डिमांड की सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होती तो ईफर्ट को स्पेशली काफी नुकसान होगा, क्योंकि वो अपना फर्टिलाइजर जो है डिस्काउंट पे भी सेल कर रहा है। तो ईफर्ट के इस टाइम के ऊपर रिवर्स मल्टी बैगर, मतलब वो जो बैगर होता है ना, वो जो फकीर वाला बैगर होता है, वो बनने के चांसेस ज्यादा हैं, और डबल होने के चांसेस रिलेटिवली कम है। जी मेरा भी यही कंसर्न था, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम्स में लग रहा है। तो एंग्रो की तरह कहीं अगर इसने ये स्ट्रेटजी कर दी तो फिर इशू आ सकता है इसका। नहीं, इस पर अपनी स्ट्रेटजी तो नहीं चेंज करेगा, लेकिन ये है कि अगर उसकी प्रॉफिट्स ही कम हो जाएंगे तो फिर डिविडेंड भी कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये था कि मैंने थोड़ा प्रोग्राम लेट ज्वाइन किया है, तो अस्सलाम आई डोंट वालेकुम। नो कि आपने एफएफएल और एसिमेट्री का बताया है। तो इसका बता दें कि ये फ्यूचर में बन सकते हैं मल्टी बैगर। जी बिल्कुल बन सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। चलें, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, अस्सलाम अभी वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर सर मैंने पूछा था कि PPL, OGDC और हपको का सर फ्यूचर क्या देखते हैं, और इसमें कितना पोटेंशियल है कि एंड ऑफ दिस ईयर किस हद तक जो है वो इसकी प्राइस जो है वो जा सकती है सर, इन तीनों की, PPL, OGDC और हपको। सर आज हमारा प्रोग्राम जो है वो मल्टी बैगर स्टॉक के ऊपर था। सॉरी, स्टिक टू द टॉपिक। और जो है आपका ये सवाल जो है, इसको जो है मैं अगर मैं आप। हाँ आपको ये भी मैं आप समझता हूँ कि ये मल्टीबैगर स्टॉक है या इनमें पोटेंशियल है, ये भी एक साथ ही इसके क्वेश्चन है सर। जी बिल्कुल हो सकते हैं। अ, ये तीनों ही हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हब को स्पेशली। ठीक। अच्छा सर, इसमें मुझे ये बताएं कि इन स्टॉक्स की स्टॉक्स कौन कौन से हैं, और इनमें टॉप पिक्स क्या होंगी आपकी मल्टी बैगर्स स्टॉक में। जी हब को होगी, पीआरएल होगी, और लकी सीमेंट होगी। सही, बिल्कुल। अच्छा, इसके इसको जो आखिर पे मैं एक सवाल करना चाहूंगी कि इसके क्या कोई रेट्स भी होते हैं कि इस सर्टेन रेट के बाद जो है ये मल्टी बैगर हो जाता है, या फिर ये पूरा हमें रिसर्च करना होगा एक मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के लिए। नहीं, कोई ऐसा रेट नहीं होता। रेट रेट तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही। तो सर कोई लिस्ट होती है कि कितने कितने स्टॉक्स आप समझते हैं जो मल्टी बैगर्स की कैटेगरी में आते हैं, कितने स्टॉक्स होंगे। लिस्ट होती तो फिर हर कोई पैसे बना रहा होता मेरे ख्याल से। लिस्ट का तो अच्छा, ये अग- चीज, अच्छा ये यानी कि आइडेंटिफाइड नहीं है। यानी कि स्कूल के अंदर जो नोटिस बोर्ड लगता है उस तरह का नहीं है सिस्टम, क्योंकि वो तो फिर रिजल्ट आउट हो जाएगा। अच्छा, तो रिजल्ट, पेपर पहले अटेम्प्ट की करना है फिर टिप रिजल्ट सर, आएगा। आखिर में की टिप बता दें इसकी, कि इसको जो है ना, की टिप क्या होनी चाहिए इसकी, कि हमें ये पता चल जाए कि दिस इज अ मल्टी बैगर और इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। रऊफ साहब बहुत देर से आए हैं, चलो इनको भी ले लेते हैं जल्दी से। जी सर, जल्दी से की टिप बता दें, फिर हम की रऊफ साहब का की सवाल टिप वाइंड अप करते की हैं। टिप यही है कि आप जो है वो
स्टोरीज को फॉलो करें और आप ट्रेंड्स को फॉलो करें और स्टोरीज को फॉलो करें। हम्म। ग्लोबली जो ट्रेंड्स चल रहे हैं उनको फॉलो करें और सही उसके हिसाब से फिर देखें कि यहाँ पे क्या हो सकता है उसके अकॉर्डिंगली। सही। अच्छा रऊफ महमूद साहब जल्दी से अपना सवाल करें, हमारे पास सिर्फ 2.5 मिनट है, जल्दी से सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम मैम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सबसे सलाम। वालेकुम पहले अस्सलाम। सबसे पहले मैं शाबाश देना चाहता हूँ PSMU वालों को, जिन्होंने एक बॉर्डर पे फौज लड़ रही थी और इन्होंने स्टॉक मार्केट में सबकी हिम्मत बढ़ाई रखी। मैंने 222 रुपए में भी एच कार खरीदा है, मैंने 62 रुपीज पे भी सरले खरीदा है। आपने भी कहा कि बहादुरी का जरा करें मुजाहरा, और बहादुरी का मुजाहरा किया है। और जो जो हमारे पास पैसे थे, जितना बार कम ज्यादा हम लेते रहे, जिसका हमें बहुत बेनिफिट हुआ। आपकी सारी टीम को बहुत शुक्रिया, बहुत थैंकफुल। आप बड़ा जी अच्छा जी काम करते हैं। यू आर एवरी वन इज वेरी नाइस। नादिया अनवर साहबा बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन। और आप प्रोग्राम में आते हैं, आपका जो अंदाज होता है वो बड़ा एनर्जेटिक होता है। और अभी बस हम टाटा बाय बाय के ऊपर थे, जा ही रहे थे, तो एकदम से जो है आपने वाकई एक बिल्कुल वो कहते हैं ना कि एंड में एनर्जी भर दी प्रोग्राम में आके। अल्लाह सबकी दे ये रहे। हमारे रऊफ साहब जो है ना, रऊफ साहब जो है वो हमारे शो में जो है ना वो JF-17 आए हैं। JF-17 ने जैसे एंट्री मारी थी उस तरह रऊफ साहब ने भी उसी तरह एंट्री मारी है JF-17 नहीं की सर, तरह। बड़ा फायदा दिया आप लोगों ने, बड़ा आखिर फायदा में दिया है आए और सबको, जिसको वो भी आप कहते हैं ना कि अप्रिशिएट करते रहे। जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। वाकई ये बात सही है कि सर नशिद की जो हमने कुछ मतलब लाइक हमने लास्ट वीक भी ये प्रोग्राम किया था जिसमें हमने कहा था जी सेल लग गई है, ये जो जिस वक्त ये सारी सिचुएशन चल रही थी, और वैसे ही हुआ बिल्कुल। जिन्होंने उस टाइम पे हिम्मत बांधे रखी बिल्कुल वैसे ही हुआ। अच्छा जी SK साहब, आपका बिल्कुल टाइम बिल्कुल ही नहीं है, वरना मैं आपका सवाल बिल्कुल लेती। चलिए इंशाल्लाह आप लोगों से फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती मैडम है। टॉप अल्लाह हाफ़िज़।